दोस्तों, मैं आपका दोस्त शकील अहमद और आप देख रहे हैं सलाखों के पीछे। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो अप्रैल 2025 की है। एक बुजुर्ग महिला बाजार गई थी। वहाँ काम जल्दी खत्म करके घर वापस आती है। वैसे तो घर का दरवाज़ा खुला ही होता है। उस दिन भी दरवाज़ा खुला ही था, तो बिना आवाज़ लगाए घर के अंदर चली गई। जब वो महिला घर के अंदर आई तो घर के अंदर से एक कमरा बंद था और कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो बुजुर्ग महिला शांति से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है कि आखिर ये कैसी आवाज़ें हैं और कहाँ से आ रही हैं। तो मैं उसे महसूस होता है कि ये आवाज़ उस बंद कमरे से आ रही है, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। वो चुपके से उस कमरे की खिड़की में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे के अंदर उस बुजुर्ग महिला का पति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था और उस बुजुर्ग महिला की अपनी सगी भतीजी भी नग्न अवस्था में थी। अपने पति के साथ इस तरह से देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो रहा है और कब से हो रहा है, और इसकी भनक तक किसी को नहीं थी। वो महिला आकर सोफे में बैठ जाती है और उन दोनों को बाहर आने का इंतजार करती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। वो महिला उसका विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है और सीधा अपने भाई को फोन करके बुलाती है, भाई तुम फौरन आओ। उस महिला का भाई अपनी बहन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर फौरन अपनी बहन से मिलने चला आता है। वो बुजुर्ग महिला अपने भाई को अपने पति और अपनी भतीजी के नाजायज रिश्ते के बारे में बताती है। यह सुनकर उसके भाई के होश उड़ जाते हैं। वो महिला अपने भाई से कहती है, कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी बेटी की शादी फौरन कर देनी होगी। उस बुजुर्ग महिला का भाई दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से 1 महीने के अंदर ही एक लड़का तलाश करता है और उसकी शादी करा दी जाती है। शादी के दौरान मंडप से वरमाला तक उस महिला की भतीजी गुंजा लगातार अपने फूफा से फोन पर बात कर रही होती है, और जब दूल्हा यानी गुंजा का पति गुंजा की तरफ देखता है वो चुप हो जाती है। शादी तो हो जाती है, वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ से अब एक कत्ल की साजिश रची जाती है। ऐसा कत्ल जिसकी चीख पूरे देश में गूंजती है। आज हम इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कत्ल क्यों और कैसे और किसकी हुई। ये सारी बातें तफसील से जानते हैं इस वीडियो में। मगर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची घटना है यह बिहार के औरंगाबाद की है। एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 साल, नाम प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू, जो 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था रांची बनारस इंटरसिटी ट्रेन से, और जब वह नवीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला था तभी वह अपनी मां को फ़ोन करता है और कहता है, मां मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम किसी को लेने भेज दो, क्योंकि गांव में थोड़ी रात होने के बाद काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू, जिसकी गांव का नाम है बड़वान, वहां से रात होने पर गाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए उसकी मां अपने बेटे को लाने के लिए गांव के 2 लड़के सोनू और अनूप को मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन भेज देती है। सोनू और अनूप दोनों बाइक लेकर स्टेशन में उसका इंतजार करने लगते हैं कि ट्रेन आएगी तो प्रियांशु उर्फ छोटू को घर लेकर जाएंगे। कुछ ही देर बाद ट्रेन आती है। प्रियांशु ट्रेन से बाहर आता है। सोनू और अनूप दोनों छोटू से मिलते हैं और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने गांव की तरफ आ रहे होते हैं। रात के 7:30 बजे का वक्त था। तीनों बाइक में बैठकर अपने घर आ रहे थे। तभी एक दूसरा बाइक सवार बहुत ही तेजी से आकर प्रियांशु उर्फ छोटू के बाइक के आगे आकर ब्रेक लगा देता है। उस बाइक पर भी 2 लड़के बैठे थे। उसमें से एक पूछता है, भाई हम लोग को देवराज बीघा गांव जाना है, हमें रास्ता नहीं पता है, क्या आप लोग बता सकते हो? तभी उन तीनों अनूप, सोनू और प्रियांशु उर्फ छोटू में से एक कहता है कि भाई यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर चले जाओ, आसानी से पहुंच जाओगे। इसके बाद एक के बाद एक 8 गोलियां चलती है और 8 गोली प्रियांशु कुमार और छोटू को लगती है। गोली मारने के बाद वो बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं। अनूप और सोनू चिल्लाते हैं, चीखते हैं, मदद के लिए लोगों को पुकारते हैं। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फौरन प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू को लेकर नवीनगर के एक मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर प्रियांशु उर्फ छोटू को देखते हैं तो देखते ही उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर फौरन नवीनगर पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। खबर मिलते ही
एचएसओ निशिकांत कुमार उपाध्याय अपने टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब उन दोनों लड़कों से पूछा जाता है, यानी अनूप और सोनू। इनका असली नाम होता है अमित कुमार। पुलिस उन दोनों से पूछती है कि आखिर बताओ, इतनी गोलियां चली लेकिन तुम दोनों को एक भी गोली क्यों नहीं लगी? इसके पीछे का राज क्या है? शक्ति के साथ उन दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन अनूप और सोनू एक ही बात बार बार दोहराते हैं। 3-4 बार उनसे कड़ाई से पूछा जाता है, लेकिन वह दोनों एक बात दोहराते हैं जो उन्होंने शुरू में बताई थी कि साहब, हम दोनों प्रियांशु उर्फ छोटू को स्टेशन से लेकर घर जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार अचानक हमारे बाइक के पास आकर ब्रेक लगाता है और हमसे देवराज बीघा गांव का पता पूछता है। हम उन्हें पता बता देते हैं और फिर अचानक वह बाइक सवार प्रियांशु पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। हम मदद के लिए लोगों को पुकारते हैं। कुछ लोगों की मदद से हम प्रियांशु उर्फ छोटू को हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। हमें तो बस यह कहा गया था कि प्रियांशु को अपने घर आने में रात हो जाएगा, उसे रेलवे स्टेशन से लाना है। हमारा बस इतना ही कसूर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। कई दिन बीतने के बाद भी कोई ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी। पुलिस परेशान थी कि आखिर क्या करे। फिर जब प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाली जाती है, तो पता चलता है कि प्रियांशु ने अपनी पत्नी को एक ही दिन में लगभग 50 से ज्यादा बार कॉल किया था। 50 से ज्यादा बार क्या बात हुई थी, बस पुलिस यह जानना चाहता था। और यहीं से पुलिस को सुराग मिलना शुरू होता है। पुलिस प्रियांशु की पत्नी, जिसका नाम गुंजा सिंह है, जो नवी नगर की रहने वाली थी, पुलिस उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आखिर 50 से भी ज्यादा बार आपने अपनी पति प्रियांशु से क्या बात की थी? गुंजा कहती है बस वही बात जो एक पति पत्नी के बीच होती है। जब पुलिस उसका मोबाइल मांगती है तो गुंजा कहती है इसमें मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती। पुलिस कहती है क्या पति से भी ज्यादा जरूरी है? जब पुलिस गुंजा से सख्ती से पूछती है कि आपने अपना फोन क्यों नहीं दे रही है, तो वह कुछ सटीक जवाब नहीं दे पाती है। तब पुलिस शक के बिना पर गुंजा की फोन ले लेती है और उसको भी हिरासत में ले लेती है और 2 जुलाई 2025 को उसको यानी गुंजा को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है अब बताओ क्या बातचीत हुई थी। वो हर बार नई नई कहानी बताती है। तब पुलिस भी सख्ती से पूछताछ की तो वह तोते की तरह सच्चाई बताना शुरू करती है। दरअसल वह बताती है जब वह छोटी सी थी, बचपन में ही उसकी बुआ अपने साथ अपने घर ले आई थी। उसका मकसद था कि वो वहीं रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी, खाना पीना भी उसके घर में ही खाएगी और साथ ही रहेगी। अब उसकी परवरिश उसके फूफा के घर में ही हो रहा था। जब वो 12 साल की हो जाती है, उस वक्त उसके जो फूफा होते हैं उसकी उम्र लगभग 45 साल की होती है। तब गुंजा का अट्रैक्शन अपने फूफा के प्रति बढ़ जाता है। इधर उसके फूफा का अट्रैक्शन भी अपनी भतीजी गुंजा सिंह के प्रति बढ़ जाता है और इसी तरह 15 साल गुजर जाता है। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता होता है। गुंजा के फूफा बिहार के डाल्टनगंज में बस के कारोबारी थे, इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और शक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि गुंजा सिंह और उसके फूफा के बीच अवैध संबंध हो सकता है। गुंजा के बुआ को अपनी भतीजी के प्रति ऐसा शक हो ही नहीं सकता था कि उसकी भतीजी और उसके पति के बीच अवैध संबंध हो सकता है। और इन दोनों को, गुंजा और उसके फूफा को, जब भी मौका मिलता है वो लोग मिलते थे। अब वह बड़ी हो गई थी। उसकी शादी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता तो उसका फूफा किसी न किसी तरीके से रिश्ता नहीं होने देता। इस बात से गुंजा भी खुश थी क्योंकि वह चाहती ही नहीं थी कि उसकी शादी होकर वह इस घर से चली जाए। इसी तरह दिन गुजरता रहता है। यह बात अप्रैल 2025 की उस वक्त की है जब घर में सिर्फ गुंजा और उसके फूफा अकेले थे। गुंजा की बुआ बाहर गई थी कुछ खरीदारी करने के लिए और वह कह कर जाती है कि मुझे देर होगी, 3-4 घंटा लग जाएगा वापस आने में। अब घर में गुंजा और उसके फूफा जीवन सिंह बेफिक्री से थे और इसी बेफिक्री की वजह से दरवाजा खुला रह गया, लेकिन वो दोनों जिस कमरे में थे उसका दरवाजा बंद किया था। अचानक से गुंजा की बुआ आ जाती है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। वो घर में दाखिल हो जाती है। घर के अंदर आने से बुआ को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब बुआ ध्यान से उस आवाज को सुनती है तो पता चलता है यह आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही है। क्योंकि दरवाजा बंद था, वो खिड़की से जाकर झांकती है तो अपने पति जीवन सिंह को नग्न अवस्था में देखती है। लेकिन जब अपनी सगी भतीजी गुंजा सिंह को अपने ही पति के साथ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही देख बुआ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
जब वह अपने पति से बात करती है तो उसे पता चलता है कि पिछले 15 सालों से ऐसा ही चल रहा है और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। अब बुआ अपने भाई से कहती है, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है और उसकी शादी करानी है। भाई भी बहुत शर्मिंदा था। भाई को भी पूरी कहानी सुनने पर लगा, हाँ अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। समाज में अब ये बात पता चलेगी तो बड़ी बदनामी होगी। अब गुंजा सिंह पर दबाव डाला जाता है शादी के लिए। समाज और पिता की डर से गुंजा सिंह शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गुंजा सिंह और उसके फूफा जीवन सिंह एक प्लान बनाते हैं कि गुंजा के पति को मौत के घाट उतार दिया जाए। गुंजा शादी करके ससुराल चली जाती है। 11 तारीख को शादी हुई थी। एक एक दिन बीत रहा था। इधर गुंजा अपनी प्रेमी फूफा से बात करने के लिए तड़प रही थी, उधर उसका फूफा जीवन सिंह गुंजा से बात करने के लिए तड़प रहा था। 11 दिन के बाद यानी 20 मई 2025 को गुंजा अपने जीवन सिंह जो 60 साल का था उसे फोन करके बताती है घर में काफी मेहमान थे जिसके कारण वह बात नहीं कर पा रही थी। वैसे तो अपने फूफा से बात करने के लिए उसे कोई मेहमान के होने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि गुंजा के मन में पाप था इसलिए उसे अपने फूफा जीवन सिंह से बात करने के लिए प्राइवेसी चाहिए थी। 20 मई 2025 के बाद इन दोनों में गुंजा सिंह और उसका फूफा के बीच बातचीत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसी बीच दोनों प्रियांशु उर्फ छोटू को मारने का प्लानिंग करते हैं। मारने के लिए झारखंड के एक जिला गढ़वा का एक गांव है रामाबांध गांव, वहां से 2 शूटर को तैयार करते हैं और इसे कुछ पैसे दिया जाता है। उसके बाद उन शूटरों को प्रियांशु उर्फ छोटू की फोटो दी जाती है और कहता है कि उसके घर की पैरवी करो। उन्होंने प्रियांशु उर्फ छोटू की घर की पैरवी करनी शुरू कर दी। शूटर गुंजा को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पति को घर के बाहर भेजो, हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे। 22 जून 2025 को गुंजा सिंह अपने पति को कहती है, प्रियांशु मुझे मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा है। कुछ खास मिठाई का नाम भी बताती है। प्रियांशु बाजार जाता है, वहाँ से गुंजा की पसंद का मिठाई भी खरीदता है और घर वापस आ जाता है। क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए शूटरों को मौका नहीं मिल पाता है। उसका प्लान फेल हो जाता है। लेकिन 23 जून को प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि मुझे बनारस जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं 24 तारीख को लौट कर आऊँगा। यह कहकर वह बनारस चला जाता है। 24 जून को जब प्रियांशु घर वापस आ रहा था तब गुंजा अपने पति प्रियांशु को बार बार फोन करती है और पूछती है कि अब कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो। इसी तरह लगातार बातचीत हो रही थी। इसी दौरान वह पल पल की खबर शूटरों को दे रही थी। जैसे ही वो नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वो जो शूटर थे पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन से निकलकर लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आते हैं तो वो शूटर उस जगह पर ओवरटेक करता है और फिर एड्रेस पूछता है, देवराज बीघा गांव जाना है, वहां का रास्ता हमें बता सकते हो। जैसे ही एड्रेस बताने के लिए वह बाइक रोकता है, एक के बाद एक 8 गोलियां चलाई जाती है। शूटरों का मकसद सिर्फ प्रियांशु उर्फ छोटू को मारना था। सारी गोलियां प्रियांशु को लगती है और वहीं पर वह दम तोड़ देता है। इस तरह शूटरों ने प्रियांशु की हत्या कर दी। गुंजा के बयान पर गुंजा सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फूफा जीवन सिंह फरार चल रहे थे। जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, अब तक जीवन सिंह फरार है। जीवन सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तबिश बना रही है और औरंगाबाद के एसएसपी ने एक एसआईटी की टीम गठन किया था और एसआईटी की वाकई बड़ी खूबसूरती से जांच की और पूरे घटने का खुलासा किया। वाकई पूरी टीम बधाई के हकदार है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। जब वो 12 साल की थी तब उसे प्यार हो गया था और ऐसे करते करते जब वह 27 साल की हो जाती है तब यानी कि 15 साल तक इनका प्यार चलता रहता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। इस घटनाक्रम से, इस कहानी से एक संदेश मिलता है, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मगर बेटी को कभी भी दूसरे के घर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी को अपने ही घर में रखना चाहिए और खुद ही उसकी परवरिश करनी चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे गिद्ध घूम रहे हैं। कोई फूफा के भेष में घूम रहा है तो कोई किसी और के भेष में घूम रहा है। इसलिए बेटियों की सुरक्षा करना माँ बाप का सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।